हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि क्यों इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर में ही बाहर की जो कंट्रीज है, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो अपनी कंपनीज लाना चाहती हैं। यहां ऐसा क्या है कि जिस वजह से यहां पे दूसरी जो कंट्रीज हैं और जो कंपनीज हैं, इंडिया में आके अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहती हैं, यहां पे सर्विसेज देना चाहती हैं और यहां पे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना चाहती है। तो आप सोच रहे होंगे इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है यहाँ की मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट हमें मिल जाता है इंडिया और चाइना के अंदर में। और दूसरा आप सोच रहे होंगे यहाँ पे चीप लेबर। बट क्या ये सिर्फ दो ही रीजन है इस चीज के पीछे कि यहाँ पे इंडिया के इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे जितनी इंडियन कंपनीज नहीं है उससे कहीं ज्यादा फॉरेन की कंपनीज हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करें, अपने जो भी मोबाइल फोन्स आप यूज कर रहे हैं वो किस कंपनी का है, क्या वो इंडिया में बन रहा है, या फिर जो लैपटॉप, मोबाइल फोन्स या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट, गैजेट्स आप यूज कर रहे हैं, एसी, फ्रिज और फैंस ये यूज कर रहे हैं, ये ज्यादातर किस कंपनी के हैं, कहां की हैं ये कंपनीज? ज्यादातर ये कंपनीज हैं बाहर की, यानी आउट ऑफ इंडिया। अब मेन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि ये इंडस्ट्रीज और ये कंपनीज और कंट्रीज ये इंडिया में आना चाहती है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, ऑफ कोर्स इसके पीछे चीप लेबर और यहाँ का मार्केट एक रीजन है, बट इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है यहाँ के वीक लेबर लॉज। डेफिनेटली इंडिया के अंदर में लेबर लॉ बहुत ही ज्यादा वीक होने की वजह से, स्पेशली इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री में लेबर लॉ उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में है और यूरोपियन कंट्रीज में है। जिस वजह से अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंट्री के अंदर में सेटअप करता है तो वहां पे उसको बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जबकि इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में यहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। 8 घंटे की सैलरी दे के आप उनसे 12 घंटे काम करा सकते हैं। इंश्योरेंस के नाम पे आपको बहुत ही वीक टाइप का इंश्योरेंस दे दिया जाता है। आपको बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है और यहाँ पे लेबर जो है कुछ भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, गवर्नमेंट ने एफर्ट डाले हैं। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेबर कोड्स भी लेकर आई थी जिसमें 70 से ज्यादा लॉ को 4 लेबर कोड्स के अंदर में कन्वर्ट किया। कुछ लॉज वेजेस से रिलेटेड है, कुछ हमारी जो कंडीशंस हैं, यानी किस तरह की हेल्दी कंडीशंस रहनी चाहिए इंडस्ट्रीज के अंदर में, कुछ लॉज वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज आए हैं, बट कितना उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो मार पड़ती है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गरीब वर्कर्स को, लेबर को जो यहां पे काम कर रही हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जिसमें बहुत ही ज्यादा हजार्डियस केमिकल्स को यूज किया जाता है, कोल जहां पे यूज किया जाता है और सैंड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, यानी वहां की जो प्रोडक्शंस होती हैं, और ये सारी चीजें जो हैं हमारे डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं हमारी बॉडी को और स्पेशली वर्कर्स को जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और बहुत ही प्रोक्सिमिटी के उसमें रहते हैं, बहुत ही पास में, विसिनिटी में उसमें रहते हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन्हीं बहुत सारी डिजीजेस में से एक बहुत ही कॉमन डिजीज है सिलिकोसिस। ये सिलिकोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर में हमारे लंग्स के अंदर में सिलिका जो एजेंट है, एलिमेंट है, वो हमारे अंदर में चला जाता है, यानी बॉडी के अंदर जाके लंग्स की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, ब्रीदिंग है, ये सारी चीजों को कम कर देता है। यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं, हार्ट अटैक भी आ सकता है और पर्सन की जान भी जा सकती है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन है वो है वर्कर, जिसको इस बात का पता भी नहीं है। इंडिया के अंदर लगभग 80 लाख से ज्यादा इस तरह के वर्कर हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर माइनिंग कंडीशंस। जो इंडस्ट्रीज माइनिंग करती हैं, क्वेरिंग करती हैं और शाफ्ट माइनिंग करती हैं, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट का सिलिका वहां से निकलता है, जिसकी वजह से ऐसी डिजीजेस फैलती चली जाती है। आज का हमारा टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी सिलिकोसिस से रिलेटेड है। रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई है कि 80 लाख से ज्यादा पेशेंट हो गए यहाँ पे इंडिया के अंदर में, और दूसरी कंट्रीज में भी ये डिजीज फैलती चली जा रही है। क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या क्या इंडिया ने सॉल्यूशन निकाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉल्यूशन निकाले, आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं।
सो आर टॉपिक इज सिलिकोसिस। आप देख पा रहे हैं लंग की इस तरीके से जो हालत हो जाती है, यहां पे एक तरीके से आपकी एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन सक करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। यहां से ब्लड जब हमारे हार्ट तक जाता है तो वहां पे भी हमारे वेसल्स के अंदर में भी बहुत ही फाइन जो फाइब्राइड्स इसके अंदर में हो जाते हैं, फिब्रोसिस इसके अंदर में हो जाते हैं, सिस्ट इसके अंदर में बन जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है और हार्ट तक हमारा हो सकता है ब्लड ना पहुंचे और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सबसे पहला इसका जो रीजन है हमारा, मतलब इंडियाज ग्रोथ एम्बिशियस हैव लेड टू इंक्रीज डिमांड फॉर मिनरल्स। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम मिनरल की एकदम से प्रोडक्शन को, माइनिंग को हम खत्म कर दें, बट ये एक बहुत बड़ा और एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर मिनरल्स ही नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे चलेगा? बट मेन चीज है कंडीशंस। आप किस कंडीशंस में वर्कर को रखते हैं, क्या वो प्रॉपर मास्क पहनते हैं, क्या उनके टाइमिंग को फिक्स किया गया है, क्या उनके लिए जो इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो दी गई है, क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं। मेन फोकस है वहां पे हमें फार्मर्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो इनिशियल कंडीशंस में ही अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो तभी उसको क्योर कर ले। अगर हम बात कर रहे हैं तो मिनरल्स की, जैसे हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका बहुत जगह यूज करना होता है। उदाहरण के तौर पे एक छोटे से फॉर्म में अगर हम देखें तो सिलिका बहुत ट्रेसेस अमाउंट में हमारे टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है। हमारे जो बूट पॉलिशीज होती है वहां पे सिलिका यूज किया जाता है, कोटिंग में सिलिका यूज किया जाता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है सिलिका, वहां यूज किया जाता है। और भी बहुत जगह पे यहाँ पे कोटिंग मटेरियल और एब्रेसिव मटेरियल में इसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और माइंस जहां पे ये मिनरल्स को निकाला जाता है वो भी बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे काम करते हैं। सिलिका इज फाउंड इन द सैंड में हमें मिल जाता है, स्टोन में मिल जाता है, रॉक में मिल जाता है, क्ले के अंदर में मिल जाता है। तो एक की कंपोनेंट है हमारी माइनिंग इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा हमें ये मिल सकता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी अगर आप 1 घंटा 2 घंटे के लिए अगर आप इसके एक्सपोजर में आए हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन कुछ वर्कर्स 20-30 साल से 50 साल से ऐसी ही कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके अंदर में कंडीशन डेवलप होना लाजमी है। टू सिलिका डस्ट पुट वर्कर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिलिकोसिस और सीरियस एंड इरिवर्सिबल लंग डिजीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे यही है कि इसका आज तक कोई क्योर डेवलप नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि अगर किसी पेशेंट को ये सिलिकोसिस हो जाती है तो उसको दूसरी डिजीजेस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली जो हमारी सीओपीडी जैसी डिजीज है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी कंडीशन में अगर कोई पेशेंट चला जाए तो 99% उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी आप सोचिए अगर इस तरह की डिजीजेस से सीओपीडी हो गया तो कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। फर्दर देखते हैं तो डेफिनेटली जो सिलिकोसिस है, लंग डिजीज है जो इनहेलेशन से होती है। फाइन सिलिका डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी में अगर चले जाए प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, 10-20 साल के लिए अगर ये हो जाए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इट रिजल्ट इन द इन्फ्लामेशन हो जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है हमारे लंग्स के अंदर में। और जो ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी TLC जो कि 6000 होता है, 6000 ml यानी 6 लीटर हम ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं टोटल, तो वो हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के जो है ब्लड में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता, हार्ट ऑक्सीजन ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पाता हमारे सेल्स को, और अल्टीमेटली सेल्स की डेथ होने भी लग जाती है। स्कैरिंग इसके अंदर में हो सकता है। स्कैरिंग का यहाँ पे मतलब है एक तरीके से सड़ जाना, खराब हो जाना, टूट जाना लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं, कॉजिंग रिड्यूस लंग फंक्शन, डेफिनेटली प्रॉब्लम है। द डिजीज प्रोग्रेस इवन आफ्टर एक्सपोजर स्टॉप, यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक्सपोजर खत्म कर, जैसे ही आप इस सपोज कीजिए आप वर्किंग है इस पर्टिकुलर माइनिंग में और वहां पे वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद आप घर जाते हैं तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी ये सिलिका काम करता रहता है। और आप अगर नाइट टाइम में भी यानी ये डिजीज एक तरीके से जनरेट करता रहेगा तो प्रॉब्लम हमारी सिर्फ एक्सपोजर के बाद में भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कि जिस टाइम पे हम ये माइनिंग कर रहे हैं या फिर ये प्रोडक्शन करवा रहे हैं उसी टाइम पे, उसके बाद भी हमें ये जरूरत पड़ेगी। अर्ली सिम्टम्स सब्टेबल एंड द वर्सन ग्रेजुअली। अर्ली सिम्टम्स जो है वो हमें पता चल सकते हैं और एक तरीके से सबल्टन, बट
वर्सन ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे करके ये वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाता है। और जैसा मैंने बताया आपको, इसका कोई क्योर भी नहीं है। स्पेशली वर्कर की जो क्वालिटी लाइफ है वो खत्म हो जाती है। इससे आप देख पा रहे हैं पूरे लंग्स के अंदर में, राइट फ्रॉम द नोज एंड द माउथ जो चैनल है हमारा, फिर उसके बाद हमारा ये जो इसोफेगस ट्यूब है, सॉरी ये जो हमारे पास ये ट्यूब है, और उसके बाद जो हमारा ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे हमारे जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एल्वियोलाई हमें दिखाई दे रहे हैं, राउंड राउंड बॉडीज जो है एल्वियोलाई है, ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हमारी बॉडी में होती है। इसके अंदर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि एल्वियोलाई ही रप्चर कर जाते हैं। मान लीजिए कोई एक बैलून है आपके पास, अगर उस बैलून के अंदर में कोई एक छोटा सा होल कर दे तो आप कितनी भी एनर्जी लगा लीजिए, आपको उसको पूरा का पूरा फिल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे लंग्स की हो जाती है। रप्चरिंग हो सकते हैं, सरफेस टिश्यू यहाँ पे खराब हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सक नहीं कर सकता जो पेशेंट है, और ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। जी हाँ, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादातर हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिलिका एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हर चीज में आपको यहाँ पे रॉक से लेकर सैंडस्टोन, सिलिका यहाँ पे सब जगह दिखाई दे रहा है। अब मेन चीज है, व्हेन दीज मटेरियल्स आर डिस्टर्ब्ड फाइन सिलिका डस्ट इज रिलीज इनटू द एयर, यानी इसको अगर प्रॉपरली अगर इसको हैंडल किया जाए तो ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन चीज है कि अगर इसको प्रॉपरली हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे, वी नीड मोर मनी, कंपनीज और इंडस्ट्रीज को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जो लेबर्स के लिए अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली उनका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये जो वर्कर्स हैं उनकी जान से भी खेल जाती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज। माइन वर्कर्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता काफी सारी माइन इंडस्ट्रीज के अंदर में। लंग्स के अंदर में जा सकता है इन्फ्लेमेशन ओवर टाइम, फिब्रोसिस यहां पे हो सकता है लीडिंग टू द डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड सीवियर लंग। ये फिब्रोसिस का मतलब होता है अंदर की गांठें इसके अंदर में बन जाती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स का जो गांठें बन जाती हैं, और सिस्ट का मतलब है जिसमें पस वगैरह बन जाती है, ऐसा लंग के अंदर में होने लग जाता है अगर ये लॉन्ग टर्म का एक्सपोजर हुआ तो। यानी अगर हम कॉजेज और सिम्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे सिलिका डस्ट एक्सपोजर की वजह से मेन तो प्रॉब्लम जैसे हमारे ब्रीदिंग के अंदर में शॉर्टनेस हो जाएगी, यानी इसके अंदर में एपनिया जैसी कंडीशंस इसके अंदर में हो सकती है, यानी हमारा ब्रीदिंग जो है शॉर्ट हो जाता है। हमारी जो कफ यानी परसिस्टेंट कफ होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे फटीगनेस पेशेंट को फील हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर खाना ही नहीं मिला, क्योंकि खाना तब मिलेगा जब वो ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर हमारे लंग्स ऑक्सीजन ही नहीं इनहेल कर पाए तो फूड के अंदर में जितनी भी चीजें हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और फटीगनेस फील होगा, वीकनेस फील होगा, पेशेंट को प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और उसकी जो पूरी लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो सकती है इन चीजों की वजह से। और यहाँ पे डेफिनेटली यानी हम इकोनॉमी को, यानी जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, ये अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी भी लेकिन इससे कम हो रही है, क्योंकि वर्कर अब उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा जितना कि विदाउट डिजीज। सिलिकोसिस लेड टू द अदर डिजीजेस आल्सो, यानी ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी को भी बढ़ा सकता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन बढ़ा सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, किडनी का फेलियर हो सकता है, और इवन लंग कैंसर भी होने के चांसेस है। डेटा के अकॉर्डिंगली द कंडीशन द स्प्रेड मिलियंस ऑफ माइन वर्कर, जिसमें से ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो यंग कंडीशन में हैं, यानी यूथ हैं, और उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन से। 1999 के अंदर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी, यानी आप सोचिए आज से कम 25 साल पहले, that over 8 million people in India are very highly exposed to the silica dust,
यानी 80 लाख लोग 1999 के अंदर में एक्सपोज थे। तो इस टाइम आप लगा सकते हैं पॉपुलेशन हमारी काफी बढ़ चुकी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी हमारा काफी इंप्रूव हुआ है। तो डेफिनेटली पेशेंट जो है, नंबर ऑफ पेशेंट्स विल इंक्रीज और एक्सपोजर लेवल भी यहां पे बढ़ा है। एनजीटी ने स्पेशली यहां पे रेगुलेशंस लगाई थी, लेकिन बहुत सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि इस एनजीटी जब भी कोई काम करने लगता है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। एनजीटी का मेन पर्पस ही था कि इसको जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसके सारे के सारे केसेस को 90 दिन के अंदर अंदर यानी 3 महीने के अंदर अंदर सॉल्व करना होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी कंपनी के अगेंस्ट, अगर आपको लगता है कि कोई इंडस्ट्री, कोई सेक्टर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन एमिट करता है और आप उसके अगेंस्ट केस कर देते हैं कि ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहा है, तो आपका जो केस है, अगर आपने नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर में इसको डाला तो उसमें कई साल लगने वाले हैं, 20-30 साल से भी ज्यादा इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन वहीं अगर आपने एनजीटी में अब अपना केस डालते हैं तो एनजीटी को एक तरीके से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर केस 90 डेज, जिसको और कम करके अभी 60 डेज कर दिया गया है और 60 डेज से नेक्स्ट ईयर यहां पे 3 मंथ्स का टाइम रख दिया जाएगा, यानी 1 मंथ का, यानी 30 डेज का टाइम यहां पे रख दिया जाएगा। यानी अब एग्जैक्टली अब कितना होगा वो हमें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहां पे प्रपोज्ड है कि जितना जल्दी हो सके केसेस को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन एनजीटी जब भी कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डायरेक्ट उसको अप्रूवल दिया गया है कई बार, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी क्रिएट करता है। एनजीटी ने 2017 में एक क्लियर कट बोल दिया था कि जब 2010 में हमें बनाया गया था तो किस रेस्पॉन्सिबिलिटी से बनाया गया था, हमें क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने अवॉर्ड की थी, ये हमें क्लियरली क्यों नहीं बताया गया। जब आपको खुद ही प्रोजेक्ट को प्रपोज यानी जो भी है साइन करना है तो हमारा बीच में रोल क्या है, एनजीटी का क्या अस्तित्व है, एनजीटी को यहां से हटा देना ही बेटर है। 2017-18 में चलने वाली इस वॉर की वजह से, जो कि एनजीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बीच में हुई, उसकी वजह से यूपीएससी ने 2-3 बार इसको प्री और मेंस में दोबारा से पूछा कि एनजीटी का क्या रोल है हमारे इंडिया के अंदर में, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट किस तरीके से हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है। जी हाँ, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं अगर वो न्यूज में रहते हैं तो यूपीएससी ने इस बार जो 2018 के आसपास में 3-4 क्वेश्चन पूछे थे प्री में और 2 क्वेश्चन आए थे हमारे मेंस में। तो इस तरह के टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडीज हैं, इस तरह की जो ट्राइब्यूनल्स बनाई जाती हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। अगर न्यूज़पेपर में ऐसा डेटा आता है तो आपको डेफिनेटली कलेक्ट करना चाहिए। इस तरह के फार्मर की कंडीशन आप देख पा रहे हैं, इवन विजिबिलिटी भी यहां नहीं है, ऐसी कंडीशन में विदाउट मास्क, विदाउट एनी कोई किट इन्होंने नहीं पहनी है, कोई मास्क इन्होंने नहीं पहना है और ये ओपनली इसके अंदर में वर्क कर रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये काम करते हैं, सैलरी प्रॉपरली नहीं दी जाती है। अभी अगर हम रिसेंट वेजेस की बात करें तब थोड़ा वेजेस को ठीक किया गया है, लेकिन इससे पहले वेजेस बहुत ज्यादा सही नहीं हुआ करते थे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी एम्प्लॉयमेंट की जो कैटेगरी है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें धीरे धीरे करके उसको एक तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। यानी अगर आप एक हफ्ते में 1 घंटा अगर आप काम करते हैं, यानी महीने में 4 घंटे अगर आप काम करते हैं, तो आपको एम्प्लॉयड कैटेगरी में डाला जाएगा। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। इसके चलते काफी सारे लोगों को ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर में काम करना पड़ता है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो डेटा में इंक्लूड कर देती है दैट वी हैव एम्प्लॉयड दीज मैनी ऑफ पीपल तो इन दिस पर्टिकुलर ईयर, जो कि हमें देखने की जरूरत है। फर्दर अगर हम बात करें इंडिया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जा रहा। हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो आए थे 2020 में, गवर्नमेंट ने एफर्ट तो डाले हैं बट डेफिनेटली ये धीरे धीरे करके काम करेगा। तो जो कोड्स लेकर आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में, स्पेशली ये इफेक्ट था कोरोना का, क्योंकि कोरोना के कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेज हो रही थी। उससे पहले भी प्रॉब्लम रेज हो रही थी, लेकिन इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी कि अगर लेबर कोड नहीं लाए गए
तो डेफिनेटली ये लेबर जो है काम छोड़ के चली जाएंगी और यहां पे जो इंडस्ट्रीज पहले से ही बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हैं और भी वीक हो सकती हैं, क्योंकि यहां पे कुछ टाइम के लिए इन्होंने पर्टिकुलर टाइम के लिए जो स्ट्राइक करने का जो हक है, यानी लेबर का स्ट्राइक करने का जो हक है, वो भी छीन लिया गया था। इंडस्ट्रीज को शट डाउन करने का जो प्रोसीजर 3 से 4 साल का प्रोसीजर होता है, उसको 1 साल का प्रोसीजर किया गया था। अब डेफिनेटली वाइंड अप जो पॉलिसीज होती हैं हमारी, वो चेंजेस करने पड़े। यानी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एफर्ट नहीं डाले हैं, बट अभी ग्रेटर थ्रस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट, ताकि हम इस तरीके से पॉल्यूशन को थोड़ा कम कर सकें, स्पेशली सिलिकोसिस जैसी प्रॉब्लम से पेशेंट को बचा सके, पर्सन को बचा सके। द लॉ इज पुअरली एनफोर्स्ड। जो हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ब्लेम लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में, इसको एनफोर्स ठीक से नहीं किया गया है। माइन ऑपरेटर्स जो है वो ठीक से रिपोर्ट्स नहीं बनाते हैं, प्रॉपर कंडीशन में लेबर को नहीं रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा रीजन है। और ऐसी कंडीशन में इनिशियली जब पेशेंट को नहीं पता चलता है, प्रॉब्लम एक और दूसरी प्रॉब्लम है कि पेशेंट को एक तो इमीडिएट नहीं पता चल रहा है, दूसरी बात अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसी कंडीशंस में जब बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ जाते हैं तो वो उनको प्रॉपरली डायग्नोस भी नहीं करते और उनको टीबी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते होंगे दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेशेंट की डेथ होती है वो एचआईवी और टीबी से ही होती है। अगर हम इन दोनों में भी कंपेयर करें तो टीबी, यानी यहां पे कंडीशन ये आती है कि लंग से कोई भी डिजीज है अगर हुई है तो उसको सबसे पहले एक तरीके से टीबी बोल दिया जाता है और कई बार उसके प्रॉपर टेस्ट भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि टीबी टेस्ट करने के बहुत ही बड़े कोई डायग्नोस्टिक सेंटर्स या ऐसे नहीं होता है। नॉर्मल एक्सरे से या फिर सीटी स्कैनिंग से हम इसको देख सकते हैं, बट ऐसे में जरूरी है कि प्रॉपर डायग्नोस किया जाए। तो सिलिकोसिस जैसी डिजीज है, इनिशियल स्टेज में उसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। स्टेट का रोल अगर देखें एंड लैक ऑफ एक्शंस, डेफिनेटली इस तरह के आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं बट प्रॉपर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिए जाते। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन स्लो टू एड्रेस द वेलफेयर ऑफ द माइन वर्कर। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोल रही हैं एजेंसीज, ऐसे बोल रहे हैं अपोजिशन और ऐसे बोल रहे हैं अदर इंस्टीट्यूशंस। यहां पे हमें जरूरत है इस तरह से चेंज लाने की। स्टेट पैसिविटी इज अ मेजर रोड ब्लॉक। यहां पे हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसिविटी की। डिस्पाइट लॉ रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग ऑफ सिलिकोसिस केसेस, हमें स्टेट को एक उजागर होना पड़ेगा, स्टेट को प्रॉपर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, स्टेट को वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रॉपर वेजेस देनी पड़ेंगी, अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके ये सारी चीजें हो सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम व्हीकल कोई चलाते हैं, कार, स्कूटर और बाइक अगर कुछ चलाते हैं तो उस टाइम पे हमसे इंश्योरेंस मांगा जाता है, यानी कार बाइक का इंश्योरेंस मांगा जाता है। ऐसा क्यों है कि इंश्योरेंस तो हमारा होना है तो गवर्नमेंट क्यों मांगती है? द मेन उसके पीछे रीजन है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ब्लेम लगाया जाता है और गवर्नमेंट के ऊपर में बर्डन ना बढ़ जाए, इसलिए इंश्योरेंस एक ऐसी तरकीब होती है जिससे गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है और ये जो है ये बाईपास हो जाता है टुवर्ड दी इंश्योरेंस कंपनीज। और इंश्योरेंस कंपनीज भी आप जानते होंगे अभी काफी ज्यादा प्रॉफिट में है, तो ये सब अपने प्रॉफिट के बारे में पूरा ये सोचते हैं, बट कोई भी वर्कर या पेशेंट के बारे में यहां पे नहीं सोच रहा है। खुद लिटरेसी रेट कम होने की वजह से वर्कर को खुद नहीं पता है कि वो किस कंडीशन में अभी रहता है और इससे क्या क्या इंप्लीकेशंस आ सकते हैं। हेल्थ केयर वर्क एंड्योरेंस डेंजरस वर्किंग कंडीशंस पुटिंग देम देयर लाइव्स एट द रिस्क। This neglect undermines efforts to improve their well-being। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कंडीशन जो है उनको जस्ट पेपर वर्क में एक तरीके से कवर्ड दिखा देते हैं हेल्थ केयर के अंदर में, लेकिन रियलिटी में जब ये एक्चुअली में हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड करते हैं तब यहाँ पे इनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है।
अभी तक कोई भी क्योर नहीं है सिलिकोसिस का। लंग पूरा डैमेज हो जाता है और इरिवर्सिबल है, यानी इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी उदाहरण के तौर पे अगर ये डिजीज आपको हो जाए और अब आप सोचे कि मैं अब कुछ खा पी के या फिर इस एक्सपोजर से अगर दूर चला जाऊं तो मेरा डिजीज ठीक हो जाएगा, तो यहां पे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये डिजीज अगर आपको हो चुकी है तो अब आपको इसे ही जीना पड़ेगा इरिवर्सिबल होने की वजह से। ट्रीटमेंट फोकसिंग ऑन एलिवेटिंग सिम्टम्स एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ द लाइफ। जितनी भी हमारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ ये वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स का, उनके जो केसेस हैं उनके ऊपर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर में कोई भी अभी तक कोई क्योर नहीं आया है। स्टॉपिंग फर्दर एक्सपोजर टू सिलिका हो सकता है। जो स्मोकिंग है वो भी इसको बढ़ा सकती है, तो क्विट स्मोकिंग, टेकिंग रेगुलर टेस्ट फॉर टीबी के रेगुलर अगर हम टेस्ट करा रहे हैं और वैक्सीन जो है एडमिनिस्ट्रिंग उसको करें, यानी प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं सिर्फ उस पे काम किया जा रहा है। डेफिनेटली डायरेक्ट डिजीज पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी अनक्योरेबल है। जो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी यहां पे दी जा सकती है। इवन लंग ट्रांसप्लांट भी जरूरत पड़ सकती है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी कई बार दी जाती है, यानी 24 घंटे में से 18 घंटे से ज्यादा ऑक्सीजन लगाई जाती है पेशेंट को, और फिर उसी तरीके से वो सरवाइव कर सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसको रहना पड़ेगा। तो आप सोचिए कितना क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है सिलिकोसिस के अंदर। Ongoing threat of silicosis to India's mining worker require immediate and sustained action हमें लेना पड़ेगा। सेफ्टी लॉज को और ज्यादा एनहांस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज देनी पड़ेंगी, और इंडस्ट्रीज को भी ये समझाना पड़ेगा ये वर्कर ही आपका एसेट है। अगर आप अपने वर्कर के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आपका खुद की प्रोडक्टिविटी भी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। द स्टेट मस्ट प्रायोरिटाइज द हेल्थ ऑफ वर्कर टू एंश्योर दैट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसी की जान नहीं ले सकता। डेफिनेटली आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलिकोसिस। इससे रिलेटेड हमारे एक बार प्री में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमारा जो लीवर है वो सड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जब लीवर जो है डैमेज हो जाता है तो उसके लिए क्या टर्म हम यूज करते हैं। एक पहले में स्टेटमेंट में पहले ऑप्शन में दिया हुआ था कि लीवर डैमेज बोलेंगे, दूसरे में दिया हुआ था कि लीवर रप्चर बोलेंगे, एक ऑप्शन में था लीवर सिरोसिस। डेफिनेटली इस तरह के टर्म जो है लीवर सिरोसिस इज द करेक्ट टर्म जो हम यूज करते हैं। जब अल्कोहल ज्यादा ले लेता है पेशेंट और रेगुलर बेसिस पे लेता है तो उसको लीवर सिरोसिस यानी लीवर सड़ने के चांसेस हो जाते हैं। यहां पे आप लीवर डैमेज अगर वर्ड यूज करेंगे डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। लीवर अगर आप स्वेलिंग इन्फ्लामेशन वर्ड यूज करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। लीवर फैट अगर यूज करेंगे, फैटी लीवर यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे करेक्ट वर्ड है लीवर सिरोसिस। ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहे हैं पास्ट में, तो सिलिकोसिस से आपको रिलेट करा के किसी और चीज से भी पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सिलिकोसिस सिलिका से होती है और यह लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहां पे पेशेंट की जान भी जा सकती है और इसका अभी तक कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।